हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जॉन किट्स की एक बहुत ही फेमस पोयम और टू अ नाइटिंगेल उसको लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है वो बीए सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 6 का एक टॉपिक है, यूनिट का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस कि आप कौन से यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं आज की वीडियो में। देन हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपका एनईपी सिलेबस जो है इंग्लिश बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर पेपर का। तो आज हम लोग सेमेस्टर 4, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 का यूनिट नंबर 3 में आपको आज पढ़नी है और टू दी नाइटिंगेल जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है, ये वाला पोयम। तो चलिए आज इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे। देन जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो सारे टॉपिक है यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 के पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, इसमें 3 पेपर है इस सेमेस्टर में। तो सारे टॉपिक आपको यूनिट वाइज इसी चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन आप और डीप से पढ़ना चाहते हैं, विथ नोट्स भी चाहिए, तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर से उस ग्रुप को ज्वाइन करें जो टेलीग्राम ग्रुप है पर्सनल, ओके। तो चलिए अब हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स ये जो पोएम है और टू अ नाइटिंगेल उनके पोइट के बारे में ब्रीफ जानेंगे। तो जॉन किट्स इस पोएम को कंपोज किए हैं। इनका लाइफ टाइम पीरियड रहा है 1795 टू 1821। ही वॉज अ सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट अलॉन्ग विथ लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। ये सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट रहे हैं, साथ में लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली भी थे। His poem has been published for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25। मतलब ये अपने जीवन काल में जब ये जिंदा रहे तो इनका पोयम कोई भी पब्लिश नहीं हुआ था। मतलब ये प्रचलित नहीं थे, फेमस नहीं थे अपने पोएम के लिए। लेकिन आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के कारण जब इनका डेथ हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी पोएम को लेके प्रचलित हो गए। इनका जो नोटेबल वर्क है वो है ऑन अ ग्रेशन अर्न, जो एक पोएम है, एडमिनियन, हाइपेरियन एंड और टू अ नाइटिंगेल, जो एक मास्टरपीस है इनका। तो चलिए अब हम लोग पोएम को देखते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम के कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि यह जो पोएम है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और कब लिखा गया? 1819 में, जब स्प्रिंग सीजन था, ठीक है। इट वॉज लाइकली कंपोज्ड इन हेम्पस्टेड, और इस पोएम को हेम्पस्टेड स्थान एक जगह है उसमें उस टाइम, मतलब उस जगह पे कंपोज किया गया था जहाँ किट्स वाज लिविंग एट द टाइम विथ हिज फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन, जब किट्स चार्ल्स ब्राउन अपने फ्रेंड के साथ रहते थे हेम्पस्टेड में। द पोएम वाज जस्ट फिनिश्ड जस्ट वन मॉर्निंग, और यह जो पोएम है वो केवल एक मॉर्निंग में फिनिश किया गया है, लिखा गया है पूरी। पॉसिबली वाइल किड्स वाज सिटिंग अंडर अ पल्म ट्री इन द गार्डन, और ऐसा कहा जाता है कि किड्स इस पोएम को तब लिखे थे जब वो एक गार्डन में पल्म ट्री के नीचे बैठे हुए थे। Kids apply various literary devices such as simile, metaphor, personification, apostrophe, enjoyment, allusion, और इस पोएम में किड्स ने डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस को यूज किया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और कहाँ कहाँ इन्होंने यूज किया है मैं पोएम पढ़ाते समय आपको वहाँ पे बताऊंगी। और इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स वो है ABAB CDE। तो कैसे है ये मैं आपको ड्यूरिंग पोएम पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम लोग देर ना करके सीधे पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका पोएम, इसको मैं जूम कर देती हूँ। थोड़ा स्लो में रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टेंजा 1,
को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम को लिखने का मेन पर्पज़ इनका क्या था, किस इमोशनल भाव से लिखे थे इस पोएम को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि किड्स के जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो टीबी के बीमारी से, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहा था। पहले इनकी माँ का डेथ हो गया टीबी के कारण, फिर इसके भाई का, देन अब किड्स को टीबी बीमारी हो गया था। तो इस पोएम में अपने इस दुख को नाइटिंगेल के साथ साझा कर रहे हैं कि यह जो दुनिया है वो पूरी तरह से बीमारी से, सॉरोफुल से भरी हुई है। तो मुझे इस रियल स्टेट से, इस रियल दुनिया से कहीं गायब हो जाना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे डिम फॉरेस्ट में चले जाना है, ताकि मैं इस रियल स्टेट में नहीं रहूं। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को नाइटिंगेल के साथ इन्होंने साझा की है। तो चलिए अब हम लोग वेरी फर्स्ट स्टांजा है उसका शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले लाइन में, वो वेरी फर्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, माई हार्ट एक, मेरा दिल दुखता है। हर्ट मतलब हृदय, एक मतलब दर्द होना। तो यहाँ पे बोलते हैं माई हार्ट एक, मेरा दिल दुखता है। एंड ए ड्रॉजी नमनेस पेन, पेन मतलब दर्द होना, ड्रॉजी नमनेस मतलब शरीर सुन पड़ जाना। और वो बोलते हैं कि मेरे शरीर में ऐसा पेन है मानो कि मेरा शरीर पूरी सुन्न हो गया हो। माई सेंसेस, मेरे शरीर की जो इंद्रियां हैं, एज दाउ हेमलेक आई हैड ड्रंक, मेरे शरीर की इंद्रियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हेमलेक, जो एक नशीली पेय पदार्थ होती है, उसको मैंने पी रखा हो। तो ये दोनों लाइन में ये बोल रहे हैं किड्स कि मेरा दिल दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर सुन्न पड़ गया है, ऐसा मेरा शरीर में दर्द है। और मेरी जो इंद्रियां हैं शरीर की, वो उसे ऐसे ही फील हो रही है कि जैसे मैंने कोई नशीली पदार्थ को पी रखा हो। और इम्टाइट सम डल ऑप्टिएट टू दी ड्रेन, यहाँ पे ऑप्टिएट एक ड्रग्स होता है एक प्रकार का, लेकिन यहाँ पे ये पेन किलर बोले हैं। इस लाइन में ये बोलते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है अपने शरीर को लेके कि उन्होंने कोई डल सा पेन किलर को पी रखा हो। ड्रेन मतलब पी रखा हो। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट पहले, एंड लीथ वार्ड हैड ड्रंक, 1 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं लीथ रिवर का पानी को पी रखा हूँ। लीथ रिवर फ्रेंड्स एक रिवर है जो रिवर ऑफ फॉरगेटनेसफुल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस रिवर का पानी मैंने पी रखा हो। दिस इज नॉट थ्रो एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी इस खुशी से ईर्ष्या कर रहा हूँ। इनवी मतलब ईर्ष्या कर रहा हूँ, जलन करना। तो यहाँ पे नाइटिंगेल को बोलते हैं ये किड्स कि ऐसा नहीं कि तुम खुश हो अपने डाल पे बैठ के, तो मैं तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या कर रहा हूँ, जलन कर रहा हूँ। बट बीइंग टू हैप्पी इन थीन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तो यहाँ पे ये नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहे हैं। और ये आगे बोलते हैं नाइटिंगेल को, दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज, और तुम जिस डाल में बैठी हो अपने फॉरेस्ट में, वहाँ पे ऐसे तुम लग रही हो उस डाल की, उस पेड़ की, जैसे कि तुम उस पेड़ की ड्राइड हो, जो तुम अपने हल्के पंखों से बैठी हुई हो। मतलब इस लाइन का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम जिस डाल में बैठी हो अपने हल्के पंखों से, लाइट विट मतलब हल्के पंखों से, जैसे कि लग रही हो मानो कि उस पेड़ की तुम वन देवता हो, मतलब इस पूरे वन की तुम वन देवता हो। ग्रीक मिथोलॉजी में ड्राइड को वन देवता के नाम से जाना जाता था। आगे ये बोलते हैं, इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच ग्रीन एंड शेडो नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इज, मतलब इस दो लाइन में बोलते हैं कि इस छोटे से जमीन के हिस्से में जहाँ तुम बैठी हो बीच के किनारे, वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन पेड़ लगे हैं, और तुम्हारा ये मेलोडियस आवाज़ सुन के लग रहा है जैसे कि इंग्लैंड के समर जैसी तुम्हारी आवाज़ हो, जो बहुत ही लवली, आरामदायक है। और बहुत ही आरामदायक तरह से तुम फुल थ्रोटेड एज में गा रही हो, बहुत ही आराम से। फिर आगे लाइन में है, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टांजा खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो
इस फर्स्ट स्टांजा में वो अपने जो शरीर का जो हाल है, उनका इमोशंस का हाल है, उसके बारे में बयां कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको राइम स्कीम बताती हूँ। जैसे कि इसका राइम स्कीम है यहाँ पे पेन्स, तो ए, माई सेंसेस एज दाउ ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक, तो ड्रंक, तो बी। अगर आप राइमिंग स्कीम नहीं जानते तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी एक वीडियो के थ्रू कि कैसे आप राइमिंग स्कीम को काउंट कर सकते हो। देन ए, बी, सी, डी, डी, ई, तो इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है। मतलब इस जो पोयम है, ये पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई सी डी ई। तो राइमिंग स्कीम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब चलिए सेकंड स्टांजा चलते हैं। तो सेकंड स्टांजा है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने जूम कर दिया। इस सेकंड स्टांजा में किड्स बोलते हैं, ओ फॉर ए ड्राउट ऑफ विंटेज। मतलब यहाँ पे विंटेज ये एक प्रकार की शराब को बोल रहे हैं, ड्रॉट मतलब पीना। मतलब इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि वो एक शराब पीना चाहते हैं। तो किस तरह का शराब? एक विंटेज शराब को पीना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एपिस्ट्रोफी का यूज किया है, तो एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हो गया। दैट हैथ बीन, जिसे रखा गया हो। वो एक तरह का शराब विंटेज को पीना चाहते हैं जो रखा गया हो। कूल्ड आ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ अर्थ, जिसे रखा गया हो ठंडे होने के लिए पृथ्वी के गहराई के अंदर खोद के। मतलब वो विंटेज शराब को पीना चाहते हैं जो रखा गया हो उसे ठंडा होने के लिए पृथ्वी के गहराई के अंदर। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, और उस शराब को, विंटेज शराब को पी के उन्हें फ्लोरा का टेस्टिंग लगे। एंड द कंट्री ग्रीन, और उस कंट्री का ग्रीनी हरे भरे पेड़ को याद आए। डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मीट, और उस वाइन को पी के विंटेज वाइन को पी के वो डांस करे। प्रोविंशियल सॉन्ग्स मतलब प्रोविंशियल इलाकों के जो किसान हैं उनके गीत को वो याद करे, मतलब फुल इंजॉयमेंट करे। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, बीकर मतलब जिसमें शराब रखा जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो ये विंटेज शराब है वो साउथ से ला के पीना चाहते हैं इस लाइन में। फिर आगे बोलते फुल ऑफ ट्रू, मतलब जो शराब है जो स्पीकर में भरा हुआ है विंटेज शराब, वो पूरी तरह से भरी हो। फुल ऑफ द ट्रू, पूरी तरह से भरी हो। द ब्लसफुल हिपोक्रेने, और चमकदार हो हिपोक्रेने की जैसा। हिपोक्रेने फ्रेंड्स एक प्रकार का झरना है जिससे पानी गिरता है और कलरफुल में होता है। तो यहाँ पे ये ब्लसफुल वाइन विंटेज को पीना चाहते हैं जो हिपोक्रेने झरने की तरह दिखता हो। विथ बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम, और जो बीकर में शराब रखा गया है इस बीकर में, उसमें शराब के ऊपर बबल्स निकलता हो। विंकिंग बबल्स मतलब बबल्स निकलता हो, ठीक है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक किसी ग्लास में या किसी प्याले में निकालते हैं तो बबल्स निकलता है, उस तरह से यहाँ पे शराब को बोल रहे हैं। एंड पर्पल स्टेन माउथ, और जब मैं ये शराब को पीऊँ तो मेरे मुंह में पर्पल स्टेन पड़ जाए। जैसे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके मुंह के किनारे लग जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये बोल रहे हैं। दैट आई माइट ड्रिंक आई लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मैं जब इस शराब को पीऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि मैं इस दुनिया को छोड़ के कहीं गायब हो गया हूँ। मतलब इस रियल दुनिया से मैं गायब हो जाऊँ या शराब पी के। एंड विद दी, और मैं तुम्हारे साथ, यहाँ पे नाइटेंगल को बोल रहे हैं कि एंड विद दी, मैं तुम्हारे साथ फेड अवे, कहीं दूर, इनटू द फॉरेस्ट डीम, मैं तुम्हारे साथ नाइटेंगल कहीं गायब हो जाऊं तुम्हारे इस धुंधलेपन फॉरेस्ट में। मतलब कुल मिला जुला के इस स्टांजा में ये बोल रहे हैं किड्स
कि मैं विंटेज शराब को पीऊँ जो ज़मीन के गहराई में ठंडे होने के लिए रखा गया है, और मैं उस शराब को पीऊँ तो टेस्टिंग लगे फ्लोरा का, और उस कंट्री का ग्रीनी याद याद आए, और उस जो शराब का बीकर है वो बबल से भरा हो, और जो मैं उस शराब को पीऊँ तो मेरे मुंह में पर्पल स्टेन आ जाए, और जब मैं यह शराब पी लूँ तो तुम्हारे साथ तुम्हारी इस दुनिया में, फॉरेस्ट वाली दुनिया में चला जाऊँ इस रियल एस्टेट्स को छोड़ के। फिर आगे स्टांजा में है फ्रेंड्स, आगे स्टांजा में है, ये बोलते हैं, फाट फेट फार अवे, कहीं दूर, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, कहीं दूर, कहीं गायब हो जाऊं तुम्हारे साथ, वाट द अमॉन्ग द लिव हाज नेवर नोन, और इस रियल दुनिया में मुझे कोई भी ढूंढ ना सके, मैं एकदम से गायब हो जाऊं तुम्हारे साथ। द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट, क्योंकि इस दुनिया में केवल थकावट है, भूखमरी है, फीवर है एंड लोगों का चिड़चिड़ापन है। हेयर वेयर मेन सीट एंड हियर इच अदर ग्रॉन, और इस दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और अपने दुख को, अपने बीमारी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने दुख को बता रहे हैं जो ट्यूबरकुलोसिस उनका हुआ है। तो पहले उनकी माँ का डेथ हुआ, फिर उसका भाई का, फिर वो है। तो यहाँ पे जो रियल दुनिया है वो पूरी तरह से बीमारियों से भरी हुई है। तो यहाँ पे ये अपनी दुख को बयां कर रहे हैं नाइटिंगेल के साथ। फिर आगे बोलते हैं, वेयर पालसी सेकन अ फ्यू सेट लास्ट ग्रे हेयर्स, और इस दुनिया में, इस रियल स्टेट में जो बूढ़े लोग हैं, ग्रे हेयर्स हैं, यहाँ पे ग्रे हेयर्स बूढ़े लोग को बोले हैं, मेटाफर एक तरह से यूज किए हैं। तो इस ग्रासी हेयर इस दुनिया में बहुत ही जल्दी डाइड हो जा रहे हैं पैल्सी सेकेंड बीमारी से। वेयर यूथ ग्रो पेल, और यहाँ के जो यंग जनरेशन के इंसान हैं वो अपनी उम्र से पहले ही पेल ग्रो बीमारी से बहुत ही जल्दी डाई हो जा रहे हैं, और उनका जो विकास हो रहा है, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है शरीर का, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्ट्रन थीन, बहुत ही दुबली पतली हो रहे हैं, जिसके कारण वो उम्र से पहले ही डेथ कर जा रहे हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, यहाँ पे जो ये रियल स्टेट है वो फुल ऑफ सोरो है, दुख से भरी हुई यह दुनिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ तुम्हारे दुनिया में। एंड लेडेड आइज डिस्पेयर, और यहाँ पे इतनी बीमारियाँ हैं जिसके कारण जो चमकीली आइज है, लेडेड आइज मतलब चमकीली आइज है यूथ का, वो बहुत ही जल्दी डिस्पेयर हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और यहाँ की जो ब्यूटीफुल औरतें हैं उनका भी जो लस्ट्रियस आइज है वो उम्र से पहले ही गायब हो जा रहे हैं इस बीमारी के कारण। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टूमोरो, और जो अभी अभी इस रियल एस्टेट में अपने आशिक में पड़े हैं, अपने प्रेमिका के प्रेम में पड़े हैं, वो उम्र से पहले ही उनके आँखों की चमक उड़ से जा रही है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का जो कंडीशन होता है उसके बारे में इस स्टांजा में इन्होंने बताया है। फिर आगे स्टांजा में इन्होंने बोला है, अवे अवे, कहीं दूर, कहीं दूर, फोर आई विल फ्लाई टू दी, कहीं दूर तुम्हारे साथ में उड़ जाऊं। नॉट चैरियटेड बाय बेकर्स एंड हिज पार्ट, और कोई भी मुझे शराब का देवता अपने रथ के साथ, अपने दोस्त के साथ मुझे पकड़ नहीं सकता, मुझे अपने साथ नहीं ला सकता। बेकस एक शराब के देवता है, और चैरियटेड मतलब रथ, एंड पार्ट मतलब दोस्त। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ। आई विल फ्लाई टू दी, एंड कोई भी शराब का देवता मुझे पकड़ नहीं सकता। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बल्कि मैं अपने इस जो पोइट्री का जो इमेजिनेशंस है उसके पंखों के साथ मैं उड़ना चाहता हूँ अब इस व्यूलेस दुनिया में। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, दाव
द डल प्रिंट रिफ्लेक्सेस एंड रिटार्ड। लेकिन जब मैं उड़ जाऊंगा, उड़ने की कोशिश करूंगा अपने व्यूलेस पिंक पंख से, तब मेरा ये जो ब्रेन है वो मुझे बाधा डालेगा। रिटार्ड मतलब बाधा डालेगा। ऑलरेडी विद दी, और आगे ये बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ पहले से हूँ। ऑलरेडी विद दी। टेंडर इज नाइट, यह जो नाइट है, इस जंगल में जो नाइट है वो पूरी तरह से अंधेरा है। टेंडर है, टेंडर इज नाइट, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अंधेरा है। एंड हैप्पीली द क्यून इज ऑन द थ्रोन, एंड इस अंधेरे जंगल में केवल मून ही दिखाई दे रहा है जो अपने थ्रोन में बैठे हुए हैं। क्लस्टर अराउंड बाय ऑल हेयर स्टेरिफाइज, और जो मून है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तारों के बारात के बीच वह अपनी थ्रोन में बैठी हो। क्लस्टर्ड मतलब होता है फ्रेंड्स झुंड, तारों के झुंड में बैठी हो। स्टेरिफाइज मतलब तारों वाली परियों के बीच के झुंड में बैठी हो मून। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे एक भी प्रकाश नहीं है, एक भी रोशनी नहीं है। सेव वाट फ्रॉम हेवन इज विथ द ब्रिज ब्लो, केवल जो मून की तरफ से हवा जो आ रही है, हेवन से हवा आ रही है, बस थोड़ी सी उसमें लाइट दिख रही है। आगे स्टेंजा में बोलते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड जूम कर देती हूँ। आई कैन नॉट सी वाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं कोई भी फ्लावर को नहीं देख सकता कि कौन कौन सी फ्लावर मेरे फीट के अंदर, मेरे पैर के नीचे दब रहा है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, फोर्थ स्टांजा में बोले थे कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो फिफ्थ स्टांजा में बोलते हैं कि उस अंधेरे के कारण मैं कोई भी चीज़ इस फॉरेस्ट में नहीं देख पा रहा हूँ, और ना ही देख पा रहा हूँ कि मेरे पैरों के नीचे कौन से फ्लावर दब रहा है। नोर वाट सॉफ्ट इनकीज हैंग अपॉन द बाउ, और वो बोल रहे हैं कि ना ही मुझे पता है कि ये सॉफ्ट इंसेंस, जो सॉफ्ट खुशबू आ रही है वो कहाँ से आ रही है। बट इन इम्बेल्म्ड डार्कनेस गैस इज स्वीट, लेकिन इस डार्कनेस भरी हुई जंगल में मैं प्रत्येक फूलों की खुशबू को सूंघ सकता हूँ, पहचान सकता हूँ कि ये कौन से फूल के खुशबू हैं। फिर आगे बोलते हैं वेयर विथ द सीजनेबल मंथ इंडो द ग्रास द टीकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और इस सीजनेबल मंथ में, मई के महीना में, इस जंगल में, तुम्हारे इस फॉरेस्ट में बहुत सारे हरी भरी ग्रास हैं, टिकेट है एंड जंगली फ्रूट्स लगे हुए हैं। फिर आगे बोलते हैं वाइट हाथोर्न एंड द पेस्टोरल इग्लेटाइन फास्ट फेडिंग वायलेट कवर्ड अप इन लीव्स, मतलब इस जंगल में जो वाइट हाथोर्न है एक प्रकार का फूल है, दी पेस्टोरल इग्लेटाइन ये भी एक फूल है। ये दोनों जो फूल है वो फास्ट फेडिंग, बहुत ही तेजी रफ्तार से एक लीफ में कवर्ड हो रहे हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और ये जो दोनों फूल का जिक्र यहाँ पे किए हैं हॉथॉर्न एंड पेस्टोरल इग्लेटाइन को, वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों फूल है वो मिड में महीने का एल्डेस्ट चाइल्ड है। दी कमिंग मक्स रोज फुल ऑफ डोआई विन द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इवनिंग, मतलब इस दोनों लाइन का मतलब है कि समर के महीने में, समर के इवनिंग में सभी मधुमक्खियाँ अपने झुंड से निकल के एक गैदरिंग प्लेस है मक्स रोज, वहाँ पे इकट्ठा हो रही है सारी मधुमक्खियाँ। आगे के स्टांजा में ये बोलते हैं डार्कलिंग आई लिसन, मतलब इन द फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस आई लिसन द नाइटिंगेल सॉन्ग एंड फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विथ इजफुल डेथ, मतलब इस डार्कनेस भरे जंगल में मैं सुनता हूँ नाइटिंगेल का आवाज़, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही पहले से इस डेथ के प्यार में पड़ चुका हूँ, बहुत ही ईजफुल से, मतलब जो आधी डेथ है वो मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर चुकी है, तो मैं उसके प्रेम में पड़ चुका हूँ। फिर आगे बोलते हैं
called him soft name in many a muse rhyme to take into the air my quiet breath, nor more than ever seem it reach to die। मतलब इन लाइनों में ये बोलते हैं कि इस जंगल में मुझे मेरी डेथ बहुत ही पीसफुली ले जाए। मैं मरना चाहता हूँ, इस शोरफुल दुनिया से कहीं गायब होना चाहता हूँ। तो जो मेरी जो ब्रेथ है, मेरी जो सांस है, वो इस फॉरेस्ट भरे जंगल में पीसफुली ले जाए या डेथ मुझे ले जाए। टू चीज अपॉन द मिड नाइट, आगे ये बोलते हैं टू चीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन वाइल thou art pouring forth the soul abroad in such an encasty still wouldn't thou sing and I have ear in pain to thy high requiem become a sword। मतलब इन सब लाइनों में ये बोलने का इनका मतलब है कि जब मैं मर जाऊंगा, मुझे इस फॉरेस्ट में पीसफुल डेथ आ जाएगी, तुम उसके बाद भी गाओगी, मेरे मर जाने के बाद भी गाओगी, और जो तुम गाओगी मेरे मर जाने के बाद, तो मेरे जो कान हैं वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं मर चुका हूँगा और मैं तुम्हारा ये सॉन्ग दुख भरे गाने में बदल जाएगा, और सॉन्ग तुम मेरे लिए जो गाओगी। मतलब कुल मिला जुला के इस लाइन में बोल रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम गाओगी, लेकिन मेरा कान सुन नहीं पाएगा, क्योंकि मैं मर चुका हूँगा, और तुम्हारा ये जो सॉन्ग है वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। फिर आगे के स्टांजा में ये बोलते हैं, 7th स्टांजा में, दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। मतलब यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी है, उस नाइटिंगेल बर्ड को इमोर्टल बर्ड कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि तुम जो नाइटिंगेल हो वो मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। बॉर्न फॉर डेथ मतलब मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रीटेड दी डाउन, और कोई भी हंग्री जनरेशन तुम्हें खा नहीं सकता, तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। The voice I hear this passing night was heard in ancient day by emperor and crown। और जो मैं इस जंगल में तुम्हारा ये वॉइस, तुम्हारी जो सॉन्ग है वो सुन रहा हूँ, वो शायद कभी एंशियंट टाइम में कोई एम्पियर, कोई राजा तुम्हारा ये सॉन्ग सुना होगा इन एंशियंट डे। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when seek for home। She stood in a tears amid एलियन कॉर। मतलब यहाँ पे इन लाइनों का मतलब है कि शायद तुम्हारा ये सॉन्ग रूथ ने सुनी होगी। रूथ एक ग्रीक मैथोलॉजी की कैरेक्टर, विमेन कैरेक्टर है जो अपने पति के तलाश में थी। तो वो बोलते हैं कि शायद तुम्हारा ये सॉन्ग रूथ ने सुनी होगी, जो खड़ी थी एलियन की तरह क्रॉन के मतलब अनाज के खेतों के बीच में, जो अपने घर के लिए सीख हो रही थी, अपने घर जाना चाह रही थी। फिर आगे बोलते हैं, द सेम दैट ऑफ टाइम हैथ चार्म मैजिक सिजम ओपनिंग द फॉर्म और प्रिलियस इसीज इन फेरी लैंडेड फॉरलॉन। मतलब बोलते हैं इस लाइन में कि ये जो तुम्हारी आवाज़ है, मानो ऐसा ही लगता है कि जैसे ऐसा ही सेम सॉन्ग कभी गाया गया हो किसी जादूगर किले के लिए, गाया गया हो, जो समुद्र के किनारे हो, और कोई खिड़की से तुम्हारा ये आवाज़ सुन रहा हो। मतलब फॉरलॉन तुम्हारा ये आवाज़ है वो सुन रहा हो किसी जादूगर किले के बाहर से। आगे का स्टांजा में ये बोलते हैं, लास्ट स्टांजा है 8 लाइन का, इसमें बोलते हैं कि फॉरलॉन एपोस्ट्रोफी है, द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल। मतलब ये जो फॉरलॉन वर्ड है उसको बोलते हैं, यहाँ पे सिमली का यूज किए हैं कि ये जो फॉरलॉन वर्ड है, ये साउंड है, वो लग रहे हैं पूरी बेल की तरह। टू टेल मी बेक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और जब ये फॉरलॉन का साउंड बजता है, बेल बजता है, तो मुझे रियलिटी की दुनिया की तरफ खींच ले आता है। एड्यू एड्यू मतलब बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, एडियो तुम जाओ नाइटिंगेल यहाँ से। द फैंसी कैन नॉट चिट सो वेल। ये जो इमेजिनेशन की दुनिया है जो तुम मुझे इस सॉन्ग के जरिए दिखा रही हो, मुझे चिट नहीं कर सकता। एडियो आगे ये बोलते हैं, एज सी इज फेम टू डू डिसीविंग सेल्फ।
और तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अपने सॉन्ग से दूसरे को धोखा देने के लिए ही फेमस हो। डिसीविंग मतलब धोखा देना। एडियो एडियो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। द प्लेंटिव एंथम फेड पास द नियर मेडो ओवर द स्टील स्ट्रीम, तुम अपना ये दुख भरी गीत मुझे नहीं सुनाओ। ठीक है। पास द नियर शेडो, अब ये तुम्हारी जो सॉन्ग है वो घास के नज़दीक, घास के मैदानों से आ रही है। नियर मेडो मतलब घास के मैदान। ओवर द स्टील स्ट्रीम, ओवर स्ट्रीम से मतलब ऊपर नदी के किनारे से अब आ रही है। मतलब अब किड्स को नाइटिंगेल की आवाज़ है, सॉन्ग है, वो पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो बेल के बजते ही रियल दुनिया में आ गए हैं। तो वो नाइटिंगेल को जाने के लिए बोल रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि उनका जो आवाज़ है, नाइटिंगेल का आवाज़ है, वो अब दूर होते जा रही है। अब वो आवाज़ है वो घास के मैदानों से आ रही है और नदी के किनारे से आ रही है। अब द हिल साइड, और हिल के साइड से आ रही है। एंड नाउ दिस इज बरीड अप, इट इज बरीड अप, और अब एकदम बिल्कुल सी नहीं आ रही है नाइटिंगेल का सॉन्ग। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड, अब नेक्स्ट वैली ग्लेड से आ रही है। व्हाट इज अ विजन, क्या ये एक सपना था, और अ वॉकिंग डी, या फिर मैं जागते हुए सपना देख रहा था। फ्लैट इज द दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, और ये जब नाइटिंगेल अपना गाना गा रही थी, सॉन्ग गा रही थी, तो क्या मैं जग रहा था या फिर सो रहा था। तो मतलब लास्ट स्टेंजा में जब वो किड्स रियल एस्टेट में आ जाते हैं बेल बजते हुए अपने सौरभफुल दुनिया में, तो वो नाइटिंगेल को दूर भगाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मैं ये सपना देख रहा था या फिर मैं सो रहा था, ठीक है, या फिर मैं जग रहा था। तो इस तरह से 8 स्टंजा खत्म होते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपका जो ये पोएम है बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी जो मेहनत है सेमेस्टर 4 में, वो मेरे साथ पढ़ के और भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड ये जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम। सो थैंक यू, बाय बाय।